इसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। इससे पहले हमने इसकी एक इंडेक्स देख ली थी, जिससे कि हमको पता चल गया था कि आखिर हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखनी है। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज अभी बिल्कुल नई स्टार्ट हुई है। चैप्टर नंबर 1 हम आज ही देखने वाले हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि नई सीरीज है, अभी हमने जैसे स्टार्ट ही करी है, तो आप लोगों के लिए समझना आसान रहेगा। ठीक है। और साथ में हमारे बीएनएस की और बीएनएसएस की सीरीज यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखी है अभी तक, तो वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। फाइनली हम हमारा जो बीएसए का एक्ट है वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 को देख रहे हैं। बीएसए किसकी जगह पे आया है? इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे आया है। सबसे पहले आप बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। जब हम चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं तो इसका नाम है प्रीलिमिनरी। चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रीलिमिनरी जैसा कि हर चैप्टर जो होता है, किसी भी एक्ट का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो प्रीलिमिनरी पार्ट होता है। उसमें बताया जाता है कि ये एक्ट कौन सा है, क्या नाम है, कहाँ पे लागू होगा, कब सहमति मिली, कब इसको लागू किया गया, इसमें कौन कौन से डेफिनेशंस है, ये सारी बातें हमको प्रीलिमिनरी पार्ट में बताई जाती है। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देखते हैं तो वहां पे भी चैप्टर नंबर 1 है। और जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, बीएसए की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन जब वहां पे सेक्शंस की बात आती थी तो वहां पे आते थे सेक्शन 1 से लेके 4 तक। जब हम वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे चैप्टर नंबर 1 तो आता था, लेकिन साथ में सेक्शन आते थे 1 से लेके 4 तक। ये तो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो गई। लेकिन जब हम बीएसए की बात कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात की जा रही है, तो है तो चैप्टर नंबर 1, लेकिन सेक्शन कितने कवर कर रहा है? सेक्शन कवर कर रहा है 1 से लेके 2 तक। ठीक है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। सबसे पहले जो सेक्शन आता है उसका नाम है चैप्टर नंबर, जैसे कि चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 और सेक्शन कवर कर रहा है 1 से लेके 2 तक। तो जो सेक्शन नंबर 1 बात करता है वो बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, या संक्षिप्त नाम, लागू और प्रारंभ की बात की जाती है। 3 पॉइंट आते हैं सबसे पहले कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अधिनियम है। विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। इसका उद्देश्य क्या है? साक्ष्य विधि का उद्देश्य है, जब आप इसकी हेडिंग देखेंगे, आप एक्ट देखेंगे, एक्ट में जो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, उसमें ये वाली बात बोली गई है कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य, जो हमारे बीएसए का उद्देश्य वो है साक्ष्य के संबंध में, यानी साक्ष्य से रिलेटेड जो लॉ होगा उसके संबंध में इसको समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। क्या मतलब हुआ इस बात का? कंसोलिडेट करना, डिफाइन करना और अमेंड करना। ठीक है। पूछा जा सकता है कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य होता है इसके संबंध में जो विधि होगी उसको समेकित करना, संशोधित करना और परिभाषित करना। नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है। ठीक है। अब ये तो इसका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। लेकिन जब हम सेक्शन 1 को देखते हैं, सेक्शन 1 को जब 2023, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। फिर इसके अलावा बोल रहा है कि ये कहाँ लागू होगा। ये 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाएगा। यहां से कहाँ लागू होगा और कहाँ लागू नहीं होगा, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले कहता है लागू तो किस पे होगा? जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, हमारी न्यायिक कार्यवाही होती है, वहां पर अप्लाई होगा। और सेना न्यायालय, जो कुछ सेना न्यायालय होता है, आर्मी जो होता है, उस पे, आर्मी के जो कोर्ट्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है। लिखा हुआ है साहब, ये किसी न्यायालय में और उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाही, यानी कोर्ट पे और कोर्ट में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है उन पे तो अप्लाई होगा। ठीक है। और जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है को लागू होता है। क्या लिखा हुआ है साहब?
आर्मी कोर्ट्स को भी अप्लाई कर रहा है। अब बोल रहा है लागू किसको नहीं होता है, तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष, यानी कि जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र किसके समक्ष पेश किए गए, एक तो कोर्ट यानी कि न्यायालय, या फिर किसी ऑफिसर, इनके सामने जो पेश किए गए शपथ पत्र होते हैं उनको ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। और साथ ही साथ जो माध्यस्थ की कार्यवाही होती है, यानी जो आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग्स होती है, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है इसका थर्ड पॉइंट, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया था, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। अब जब हम नंबर 3 की बात करते हैं तो ये बोलता है ये कब लागू होगा, तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ था। अब बोलते हैं बना कब था, तो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी इसको 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था, यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया था। सेक्शन नंबर 1 का 1 नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि इसका नाम है बीएसए 2023, लागू होगा कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायालय में जो कार्यवाही की जाती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जाती है उन पर और आर्मी कोर्ट पर। लागू किस पर नहीं होगा, शपथ पत्र। शपथ पत्र किसके सामने पेश किए जाते हैं, कोर्ट के सामने या किसी अधिकारी के सामने। साथ ही कहता है कि जो माध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही होती है उन पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बीएसए की बात कर रहे हैं और हमने इसके तीनों पॉइंट्स को देख लिया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 जो बात करता है वो बात करता है डेफिनेशंस की, कि कौन कौन सी डेफिनेशंस इसके अंतर्गत कवर होगी। जब हम बात करते थे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जब हम बात करते थे, 1872 का एक्ट था, जब हम इसमें बात करते थे तो सेक्शन जो 2 था ना वो वहां पे हो गया था रिपील्ड। तो जो सेक्शन 3 आता था वहां पर डेफिनेशन दे रखी थी, लेकिन उसका नाम डेफिनेशंस नहीं होके क्या था, निर्वचन खंड यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लोज दे रखा था वहां पे। लेकिन जब हम बीएसए की बात कर रहे हैं, तो बीएसए की जब हम बात कर रहे हैं तो इसने सेक्शन 2 को रिपील नहीं किया है। सेक्शन 2 को रिपील नहीं करके बल्कि इसने सेक्शन 2 में हमको दे दी है परिभाषाएं। अब यहाँ पे इसका नाम निर्वचन खंड नहीं होके परिभाषाएं हैं। अब परिभाषाएं कितनी दे रखी है इसके अंतर्गत, तो जब हम परिभाषाओं को देखते हैं तो ए से लेके एल तक जो डेफिनेशंस आती हैं, ए टू एल, ये क्या बताती हैं, तक डेफिनेशन है। तो टोटल यहाँ पे कितनी डेफिनेशन है, 12 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है, 12 डेफिनेशंस के अंतर्गत हमको सेक्शन 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं बीएसए की, तो बीएसए ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब क्या अच्छा काम किया है बीएसए बनाने वालों ने, उन्होंने क्या किया है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो होते हैं उसमें हमको डेफिनेशंस दे रखी है, जिससे क्या होता है हमको आसानी हो जाएगी किस चीज की, याद करने की। देखिए सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है ना उसमें आता है कोर्ट। कोर्ट किससे स्टार्ट होता है, सी से। तो 2 का जो सी है, मतलब 2 का जो ए है वो बात करता है कोर्ट की, COURT, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कोर्ट की डेफिनेशन के अंतर्गत, कि न्यायालय में शामिल है। तो किस किस को शामिल किया गया है, न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश को शामिल किया गया है। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से कोई प्राधिकृत व्यक्ति होता है उसको शामिल किया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि कोर्ट में कौन कौन शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, और साक्ष्य लेने के लिए यानी एविडेंस लेने के लिए जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा
वो कोर्ट के अंतर्गत इंक्लूड होता है। ठीक है, कहाँ पे दे रखी है हमको परिभाषा? 2A में दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो सी से ही स्टार्ट हो रही है इसकी, तो सी से हो गया कोर्ट। ठीक है, 2A, ए से हम याद करेंगे कोर्ट, एक कोर्ट, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक कोर्ट। इसके बाद जब हम बात करते हैं निश्चयक सबूत की, निश्चयक सबूत जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। क्या बोला जाता है इसको? कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ भी किससे शुरू हो रहा है? सी से। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट डेफिनेशन भी सी से है और सेकंड डेफिनेशन भी इसकी सी से है। तो जो इसका सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2B। जब हम 2B की बात करते हैं तो वो बात करता है निश्चयक सबूत की, कंक्लूसिव प्रूफ की। लेकिन जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते थे तो आता था सेक्शन 4। सेक्शन 4 में 3 डेफिनेशन आती थी, उपधारणा करेगा, कर सकेगा और निश्चयात्मक सबूत। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 2B के अंतर्गत निश्चयक सबूत आ गया है। ठीक है, निश्चयक सबूत क्या होता है कि साक्ष्य अधिनियम में जहां भी तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत है, मतलब एक तथ्य साबित हो गया तो दूसरे तथ्य को साबित माना जाएगा, तो वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित होने पर साबित मानेगा। मतलब कोई चीज प्रूफ हो चुकी है तो उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज होती है उसको भी साबित माना जाएगा। और क्या करेगा कोर्ट? ऐसे तथ्य को नासाबित करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है, ये वाली बात बोली जा रही है हमको निश्चयात्मक सबूत में, कंक्लूसिव प्रूफ में। क्या होता है? एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? उस तथ्य को साबित मानेगा। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हमको जाना चाहिए कौन से वाले सेक्शन पे? जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते थे तो जाते थे 112 सेक्शन पर। ठीक है, 112 सेक्शन पर जाते थे, लेकिन अब हम जाएंगे 116 सेक्शन पर, क्योंकि 116 वही सेक्शन है बीएसए का जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है 112। क्या बात करता है कि बच्चे के धर्मजित्व का जो सबूत होता है ना, यानी कि अगर शादी हो गई किसी व्यक्ति की, जैसे कि उदाहरण लीजिए, तो क्या होता है, मान लीजिए ए और बी की शादी हुई, ए और बी की शादी हो गई। ठीक है, अब ऐसा माना जाएगा कि अगर सी उत्पन्न होता है तो वो शादी के 280 दिन के बाद ही होगा। मतलब शादी हुई और शादी के अगर 280 दिन के अंतर्गत कोई बच्चा पैदा होता है तो ये माना जाएगा कि वो जो उसका पिता है उसका धर्मज संतान है। ठीक है, जब तक कि ये साबित नहीं कर दिया जाता कि उसका अपनी बीवी के पास पहुंच के बाहर था। मान लीजिए आर्मी में था, ठीक है, और वो पहुंच ही नहीं पाया। अभी आप मुस्कान वाला केस हुआ है, इसी को ले लीजिए, मुस्कान और साहिल, ठीक है, सौरभ, ये 3 थे। पिक्चर में 3 लोग थे ना, मुस्कान थी, साहिल था और सौरभ था। ठीक है, अब ये ड्रम वाले केस को छोड़ दो। अब मान लीजिए ए जो कि है मुस्कान, बी जो कि है सौरभ और सी जो कि है साहिल। ठीक है, इनको छोड़िए, इससे अलग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इधर ही। अब देखिए मुस्कान थी, मुस्कान की हुई सौरभ से शादी। आप जानते थे वो आर्मी में था, ठीक है, नेवी वगैरह में था। अब ये क्या होता है कि इनकी शादी होती है, इसके 280 दिन के अंतर्गत इनकी क्या हो जाती है, डॉटर हो जाती है। तो ठीक है, तो ये माना जाएगा कि सौरभ की संतान है। पर मान लीजिए जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन ही क्या होता है, इसको आ जाता है बुलावा, आर्मी से बुलावा आ गया कि भाई जंग वंग छिड़ गई है, तुम्हें आना है। ठीक है, ये चल जाता है। और फिर भी अगर 280 दिन के अंतर्गत संतान होती है तो ये बोलेगा ये मेरी तो संतान नहीं है, और बाद में इसको पता चलता है इसका कोई फ्रेंड था, पुराना फ्रेंड आ गया, साहिल वाहिल आ गया, तो ये माना जाएगा ये इसका बच्चा नहीं है। लेकिन अगर इसको साहिल की कोई स्टोरी पता नहीं है, ये फौज में नहीं जाता है, तो जनरली क्या बिलीव किया जाएगा कि शादी होने के बाद 280 दिन में अगर कोई संतान उत्पन्न हो रही है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति है जिसकी शादी हुई है उस लेडी के साथ, वो उस बच्चे का क्या है, धर्मज संतान है। ठीक है, यानी कि वो पिता और जो बच्चा है वो एक दूसरे के लिए धर्मज है। कितने दिन में होना चाहिए, 280 दिन में। यहाँ पे क्या साबित की जा रही है, बच्चे की धर्मजता यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको आपको कनेक्ट करना है, इसको आपको कनेक्ट करना है किस किस के साथ करेंगे, 118 सेक्शन के साथ करना है
और एक 35 सेक्शन के साथ करना है। अब आप कैसे करेंगे ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है कि आप देखेंगे कि सेक्शन 118 और 35 भी क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, तो आप एक बार इसको रीड करके रखेंगे। आई बात समझ में? तो हमने अभी क्या देखा, कंक्लूसिव प्रूफ, टू ए कोर्ट, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ। हम इंग्लिश में याद करके चलेंगे जिससे कि हमको आसानी ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है तो सी सी ऐसे याद कर लेंगे। अब जैसे दो सी के पॉइंट आए ना, सी से कोर्ट और सी से कंक्लूसिव प्रूफ, ऐसे ही अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ना वो आएगा डी से। डी का मतलब होता है डिसप्रूव्ड, डी डिसप्रूव्ड यानी कि नासाबित। कहां पे दे रखा है, टू सी के अंतर्गत दे रखा है। और जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं तो वहां पे आता है सेक्शन 3, जहां पे हमको क्या बता रखा है, नासाबित के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसके बारे में डिसप्रूव्ड के बारे में बता रखा है। तो क्या होता है, जब न्यायालय यानी कि कोर्ट, कोर्ट को कहां पढ़ के आए हैं, 2A में, अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद, ठीक है, जब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद, मतलब जो भी मामला उसके सामने आता है उसको देखने के बाद ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, मतलब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो क्या होगा, इसके अंतर्गत नासाबित हो जाएगा 2C के अंतर्गत। 2C में कहा गया है, सब निकला इस बात का कि नासाबित जो है, नासाबित को कहां डिफाइन किया गया है, 2C के अंतर्गत। और इसको याद करने के लिए कौन सा रखेंगे हम ट्रिक, डी, डी से डिसप्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नासाबित किया जाता है, डिसप्रूव्ड किया जाता है, तो न्यायालय क्या करता है, उसके अस्तित्व को नहीं मानता, ठीक है, अस्तित्व नहीं है, इससे याद करना है, शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसना है। नासाबित का मतलब अस्तित्व नहीं है, ठीक है। फिर देखिए डी से दस्तावेज, 2D, इससे निकलता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डी और डी से ही हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखिए दस्तावेज में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, हम किसको साथ में लेके चल रहे हैं, हम एक्ट को साथ में लेके चल रहे हैं, एक्ट को भूलना नहीं है, एक्ट को साथ में लेके चलना है। तो इसमें बोला गया है कि अभिलेख के प्रयोजन के लिए यानी रिकॉर्ड करने के लिए जो चीजें उपयोग में ली जाएगी उसमें आते हैं सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे कोई भी चीज हो गई अंकों पर, अंक क्या हो गए, अंक हो गए जैसे कि 1 2, तो अंक क्या हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 हो गए, जैसे कि किसी का डॉक्यूमेंट हो गया, फोन नंबर हो गया, या जैसे रोल नंबर हो गया, मकान का नंबर हो गया, जो कुछ भी, टेलीफोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। चिन्ह क्या होते हैं भाई, इस दिशा में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, ये चिन्ह हो जाते हैं। एक या अधिक साधन क्या हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं जैसे किसी कपड़े पर कोई चीज लिखी हो, किसी पत्थर पर लिखी हो, किसी लकड़ी पर, देखते होंगे ना ये चीज। कई बार आप जाते हैं कोई गार्डन गुर्डन में जाते होंगे तो वहां पे क्या होता है, पेड़ पे नाम वाम लिखे रहते हैं, देखे होंगे आपने, हर्ड बने हुए रहते हैं, उनमें अपने अपने नाम चिपका के रख देते हैं लोग। तो साधन पे हो गए, अक्षरोपकर हो गए, जैसे कि कोई अक्षर हो गया, जैसे किसी का नाम लिख दिया गया, अक्षर अल्फाबेट्स वगैरह हो गए, इनके थ्रू लिखा जाता है। क्या किया जाता है, कोई रिकॉर्ड हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ क्या चीजें शामिल होती है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। डिजिटल जमाना है, कंप्यूटर पे अधिकतर काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें काफी ज्यादा आ चुकी है, मोबाइल फोन हो गए, स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, सब चीजें आने लगी है। तो जब से इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, ई रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है और डिजिटल को भी शामिल किया गया है। तो ये थी हमारे डॉक्यूमेंट की बात। सबसे पहले हमने सी से क्या देखा था, 2A में हमने देखा था सी से कोर्ट, फिर हमने बी में देखा था निश्चयात्मक सबूत जिसे कंक्लूसिव प्रूफ भी कहा जाता है, फिर सी से हमने देखा डिसप्रूव्ड, डी से डिसप्रूव्ड, फिर आया 2D डॉक्यूमेंट, ठीक है, डी से दो वर्ड है डिसप्रूव्ड और डॉक्यूमेंट, ठीक है।
अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ई से आ जाएगा एविडेंस। ई से क्या आ जाएगा? एविडेंस। क्या होता है एविडेंस? जब हम 2E में देखते हैं बीएसए के अंतर्गत, तो इसमें क्या होता है, ये 2E में एविडेंस होता है, जबकि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते थे तो आता था सेक्शन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 आता है। फिर बोल रहा है एविडेंस में कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, आप लैंग्वेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी लैंग्वेज है और हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंतर्गत जो चीजें आती है वो आती है मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। पहले नंबर के पॉइंट पे मौखिक साक्ष्य, दूसरे नंबर पे आता है दस्तावेजी साक्ष्य। क्या बोला जाता है इसके अंतर्गत? जब आप इसकी लैंग्वेज देखेंगे ना तो इसमें लिख रहा है सभी कथन यानी स्टेटमेंट हो गए, इनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी सम्मिलित है। यानी कि इसमें ये चीज भी शामिल है कि जैसे आपने कोई वॉइस मैसेज भेज दिया, ठीक है, वो इसके अंतर्गत इंक्लूड आ जाता है, जिसे न्यायालय यानी कि कोर्ट जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में, यानी कि जो मामला है जिसके संबंध में जांच की जा रही है उसके संबंध में अपने समक्ष, किसके समक्ष? न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों के द्वारा किए जाने की परमिशन देता है। मतलब कोर्ट कहेगा कि तुम मेरे सामने पेश होकर इस चीज को बता दो, और अपेक्षा करता है कि भाई वो चीज आके ऐसे पेश कर देगा। तो ये जो कथन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। लेकिन जब हम दस्तावेजी साक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पे तो क्या कर रहा है, साक्षी खुद जाके बोल रहा है, कर रहा है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो उसमें क्या आता है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ पढ़ के आए हैं? अभी अभी हम 2D में हम डॉक्यूमेंट पढ़ के आए हैं। तो डॉक्यूमेंट जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक है, डिटेल देखिए, डिटेल से हमको कंक्लूजन निकला कि साक्ष्य में दो चीजें आती है, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। और अगर हम देखते हैं, जब हम इस पे जाते हैं, मामला चलता है, एविडेंस वगैरह लिए जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ जो एविडेंस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, वास्तविक साक्ष्य होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? जैसे कि कोई आपकी जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपने स्कूल में एडमिशन कराने गए, आपने बोला कि भाई हमको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो सबसे पहले जो बात कर रहे थे हम प्राथमिक साक्ष्य की, तो प्राथमिक साक्ष्य में मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया ये, तो ये ओरिजिनल हो गया। ठीक है, तो क्या आप ओरिजिनल जाके स्कूल में जमा करा दोगे? तो नहीं, यहाँ पे आप क्या लगाओगे? इसकी फोटो कॉपी। ठीक है, लेकिन जहां आपको कहा जाएगा कि इसकी ओरिजिनल दिखानी है आपको, तो वहां जाके आप इसको दिखाओगे। द्वितीयक साक्ष्य हो गया, फोटो कॉपी जो हो गई ना वो हमारा सेकेंडरी एविडेंस हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी एविडेंस, ये सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, मौखिक साक्ष्य हमने पढ़ ही लिया, कोई स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई वॉइस मेल वगैरह है वो दिया जा रहा है। दस्तावेजी साक्ष्य हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट होता है किसी भी चीज को, जैसे होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज लिखित में है, कोई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रखा है, तो वो चीज हो गई हमारी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। परिस्थितिजनक साक्ष्य हो गया, मतलब वहां पे जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि भाई जैसे कि गुत्थम गुत्था निशान बने हुए हैं, उनके बीच में पहले लड़ाई होगी, ये परिस्थिति बताती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई, तो माना गया कि इनके बीच में थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो वो परिस्थितिजनक साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य हो गया, सुनी सुनाई बात हो गई। ठीक है, सुनी सुनाई कैसे बात हो गई कि मान लीजिए ए नामक व्यक्ति और बी नामक व्यक्ति, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तो ये क्या करता है? बी बोलता हुआ जाता है कि जब मुझे ए अकेला मिलेगा तो मैं इसकी मृत्यु कारित कर दूंगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक दिन ए की मृत्यु कारित हो जाती है। और ये जब ये बोलता हुआ जा रहा था तो ये बात किसने सुन ली थी? सी ने सुनी थी किस, कि भाई है ना, ये ऐसे बोलता हुआ जा रहा था, तो ये बोलता है कि भाई इसने हो सकता है एक ही मृत्यु कारित करी हो, तो ये इसका अनुश्रुत साक्ष्य हो गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई ईमेल हो गया, है ना, व्हाट्सएप वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपन, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह हो गए, ये जो कुछ भी होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी किया जाता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होता है। अब देखिए आते हैं हम फैक्ट पे, यानी कि तथ्यों पे। फैक्ट्स है, ठीक है, तो फैक्ट्स में क्या आता है? एफ से, 2F से हम देखते हैं फैक्ट्स को। एफ यहाँ पे भी हो गया और एफ यहाँ पे भी हो गया, इसलिए मैंने कहा था अल्फाबेटिकली ऑर्डर में याद करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो क्या होता है इसके अंतर्गत? तथ्य। तथ्य को जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते थे, इंडियन एविडेंस एक्ट में,
तो वहां पे आता था सेक्शन नंबर 3 पे सेकंड नंबर की डेफिनेशन आती थी फैक्ट्स की। तो इसमें क्या होता है, तथ्य क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम जनरल भाषा में देखते हैं, तथ्य क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे, ठीक है, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये एक तथ्य है। ए ने बी से कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये एक तथ्य हो गया, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, ये मैंने लिखा, तो वस्तु हो गई मेरी, वस्तुओं की अवस्था। मेरा मोबाइल जमीन पर गिरा हुआ है, ये मेरे वस्तु की क्या हो गई, अवस्था। कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को, मुझे पता है कि जो ए है ना, ए ये माइनर है, मुझे पता था ये चीज, और मैंने फिर भी जाके क्या किया, उसको चाकू पकड़ा दिया, चाकू पकड़ा दिया। फिर ये क्या करता है, जाके किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, ठीक है। मुझे पता था कि इससे इसको हार्म कारित कर देगा, क्षति कारित कर देगा, फिर भी मैंने क्या किया, उसको चाकू पकड़ा दिया। वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, इसका मतलब मैंने कल शाम को एक को घर से बाहर थैला ले जाते हुए देखा, ठीक है, थैला ले जाते हुए देखा, क्या मतलब हो गया, मैंने आंखों से देखा कि वो थैला लेके जा रहा था। तो अगर थैला लेके जा रहा था तो मैंने यही सोचा कि वो कोई सामान लेने जा रहा होगा। तो इस तरीके से तथ्य होते हैं ये सारे। तो ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था जिसका संबंध इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियां कौन कौन सी होती है, सेंसेस होते हैं हमारे, आंख, नाक, कान, त्वचा, पढ़ रहे हैं ना बचपन में, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, छोटा बच्चा भी पढ़ता है। आईज होती है, ईयर होती है, टंग होती है, नोज होती है, स्किन होती है, ठीक है। जिसका कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, अभी अभी हमने देखा। अब इसके अगर उदाहरण देखते हैं तो अमुक स्थान, अमुक क्रम में कोई पदार्थ अवस्थित है, जैसे कि मैंने बोला मोबाइल गिरा हुआ है, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि बी नाम का व्यक्ति बोलते हुए जा रहा था कि मेरे को कभी ए अकेले में मिलेगा तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा, तो ये सी ने सुना। इसके बाद किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहे, ठीक है ना, मतलब उसने बोला कि शब्द बोले ना उसने कि भाई मैं ना किसी दिन व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति मुझे अकेले मिलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो ये सब कोई किसी के बारे में राय रखता है कि ये तो गरीब होगा, है ना, ये तो बड़ा होगा, ये बड़ा आदमी होगा, जिस व्यक्ति को देख के अपन पर्सनैलिटी देख के लगाते हैं यार इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, है ना, यार ये तो ना इतना नॉर्मली आदमी है, ठीक है ना, ये कपड़े ढंग से नहीं पहनता है, इसको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, तो ये क्या करी जाती है, राय रखी जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारे फैक्ट के बारे में हो गया। अब देखिए आता है हमारा विवादक तथ्य। जी से आता है हमारा, जी से आता है हमारा विवादक तथ्य, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू क्या होता है, फैक्ट एंड इशू, जब कोई मामला कोर्ट के समक्ष जाता है, कोर्ट के समक्ष अगर कोई मामला गया है तो उसके लिए क्या होता है, फैक्ट एंड इशू का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी तथ्य के बारे में विवाद ही नहीं होगा तो वो कोर्ट के समक्ष कैसे जाएगा। मान लीजिए मेरे, यानी ए और बी का उदाहरण शुरू से ले रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ए नाम के व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति में लड़ाई हुई, ठीक है, ये एक व्यक्ति इसकी हाँ कर रहा है और ना कर रहा है दूसरा व्यक्ति, ये बोल रहा है ये मेरा एक मकान है, ए नाम के व्यक्ति का मकान है, ये बी नाम के व्यक्ति को कहता है कि ये मेरा मकान है, क्या तुम इसे खरीदोगे। तो अगर ये दोनों हाँ हाँ बोल देते हैं कि हाँ, ए ने भी हाँ बोल दिया, बी ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है, तब तो कोई विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ। लेकिन जहां ए ने बोला हाँ और बी ने बोला नहीं, ठीक है, इन दोनों तो ये विवाद उत्पन्न हो गया, एक पक्षकार हाँ कहता है, दूसरा पक्षकार ना कहता है, तो वही विवाद उत्पन्न होता है। जब दोनों पक्षकार हाँ करेंगे तो कोई विवाद उत्पन्न होगा ही नहीं। एक बार लैंग्वेज देखते हैं फिर इसके बाद देखेंगे इसको। ऐसा तथ्य, तथ्य कौन सा, जिसको कि हम पढ़ के आए 2F में, जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, यानी कि ये मकान बेचेगा, ये एक तथ्य है, इस तथ्य से या इसके साथ अगर कोई और बात जुड़ जाती है तो उसके साथ किसी अधिकार, कोई दायित्व, निर्योग्यता जिसका वाद या कार्यवाही में प्राख्यान, यानी कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है या डिनाई किया जाता है।
अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य होती है। ठीक है, लैंग्वेज देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। जनरली इसका मतलब क्या होता है विवादक तथ्य का, कि ऐसा तथ्य है जिसके खुद के कहने से या किसी और के जुड़ने से क्या होता है, किसी के अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता उत्पन्न होती है या किसी की वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये वाली चीज होती है। इसमें क्या करता है, एक पक्षकार हाँ करता है और दूसरा पक्षकार ना करता है। तो विवादक तथ्य वह है जो विवादित हो और जिसके आधार पर वाद का निर्णय किया जाए। ठीक है, वाद या कार्यवाही में, वाद कहाँ पे होता है, सीपीसी में, और कार्यवाही कहाँ होती है हमारी, कार्यवाही होती है हमारी क्रिमिनल में। ठीक है, क्रिमिनल में होती है। तो समझ में आया विवादक तथ्य कहाँ पे दे रखा है, 2G में फैक्ट इन इश्यू दे रखा है, 2F में फैक्ट दे रखा है। सबसे पहले हमने 2A में देखा था, क्या देखा था, कोर्ट। कोर्ट के बाद में क्या आया था, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ के बाद क्या आया था, डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड के बाद में क्या आया था, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद क्या आया था, एविडेंस। एविडेंस के बाद में क्या आ गया, फैक्ट। फैक्ट के बाद में क्या देखा, फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, किसी भी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी को वाद वगैरह दायर करने के लिए, कार्यवाही करने के लिए फैक्ट इन इश्यू का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा कहां दे रखा है, 2H में। 2H में उपधारणा कर सकेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मे प्रेज्यूम। मे प्रेज्यूम बोलते हैं। क्या होता है, अधिनियम में कहीं जहां निर्देश दिए गए हैं न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, इन सबको तो हटा दो, निर्देश दिए गए हैं वगैरह। सबसे पहले न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, मतलब कर सकेगा, कर सकता है, मतलब वो न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। एक बार लैंग्वेज देखते हैं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे। तो न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा और तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। कब, जब तक वो नासाबित नहीं किया जाता, और उसके तथ्य के सबूत की मांग कर सकेगा। ठीक है, न्यायालय के सामने एक तथ्य पेश हुआ, ये डॉक्यूमेंट पेश हुआ कि ये मकान बी का है। ठीक है, ये कागज आया इसके पास। तो इसको क्या करेगा, जब इसके पास डॉक्यूमेंट के थ्रू ये चीज आ गई कि भाई ये इसका है, तो इसको क्या करेगा, साबित मान सकेगा कि भाई हाँ इसका ही है, ए नाम के व्यक्ति का है। लेकिन बी नाम का व्यक्ति आके बोलता है कि नहीं ये मकान तो मेरा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई बी नाम का व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा, तो ये क्या करेगा, जब तक इसके पास ये डॉक्यूमेंट है तब तक तो इसको क्या मानेगा, नासाबित मानेगा, एक का ही मकान मानेगा। पर इसको बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, मैं तो अभी तक इसको एक का ही मकान मान रहा हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं तो तुम क्या करोगे, इस चीज का डॉक्यूमेंट पेश कर दो, अपना कोई कागज पट्टा जो भी कुछ तुम्हारा हो वो मुझे पेश कर दो कि भाई ये तुम्हारा मकान है, ये ए का मकान नहीं है, ये ए ने नकली डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हैं। ठीक है, अगर ये बी साबित कर देता है कि ए ने कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाया है, नकली साइन वाइन करवाए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये इसका मकान माना जाएगा, अन्यथा तो ये ए का ही मकान मानेगा। ठीक है, तो उपधारणा कर सकेगा, डॉक्यूमेंट देख के क्या उपधारणा कर सकेगा कोर्ट, कि भाई ये जो मकान है ये ए का ही है। ठीक है, तात्पर्य है कि उपधारणा कर सकेगा से न्यायालय किसी तथ्य का अनुमान लगाने या न लगाने का विवेकाधिकार है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट देख के तो उसको यही लग रहा है ना कि ये मकान किसका है, ए का है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आई, 2I से क्या आता है, 2I, आई नॉट प्रूव्ड, आई नॉट प्रूव्ड, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आई नॉट प्रूव्ड। ओके, तो क्या होगा, साबित नहीं हुआ का मतलब होता है जब वो ना तो ना साबित है, ना तो डिस्प्रूव्ड है, और ना ही प्रूव्ड है। ठीक है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वो ना तो डिस्प्रूव्ड है और ना ही प्रूव्ड है। ठीक है, देखिए फिर बात करता है जे, जे प्रूव्ड, आई नॉट प्रूव्ड बट जे प्रूव्ड। ठीक है, आई नॉट प्रूव्ड बट जे प्रूव्ड। इसमें क्या होता है, न्यायालय को विश्वास होता है कि किसी तथ्य का अस्तित्व है। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के बाद ये विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ना साबित में क्या हो रहा था, विश्वास कर रहा था कि उस तथ्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद आता है, अब आता है ये जे, इसके बाद आता है के से क्या आता है, जे तो हम पढ़ के आ गए थे, जे प्रूव्ड। अब के से होता है के रिलेवेंट, के और आर में क्या है, रिलेशन है। कैसे, के रिलेवेंट, टू के रिलेवेंट, टू के रिलेवेंट, ठीक है। तो कैसे होगा, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत यानी कि रिलेवेंट कहा जाता है जब वो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है, निर्दिष्ट प्रकारों से किसी भी प्रकार से वो तथ्य दूसरे तथ्य से संबंधित है, यानी कि एक तरीके से जुड़ा हुआ है। अब एग्जाम्पल देखेंगे ना तभी आएगा कि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ, मर्डर हुआ तो वो, जैसे कि मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति का मर्डर हो गया, जो मर जाता है उसको हम गोले के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। उसके इल्जाम किसके ऊपर आ रहा है, बी, बी नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर इसका इल्जाम आ रहा है, इसको स्क्वायर के बॉक्स में ले लो, ठीक है। अब ये बोलता है कि मैंने तो मर्डर किया ही नहीं है, मैं तो उस दिन कहां पर था, लाहौर में था, पाकिस्तान में था, मैं यहाँ पे था ही नहीं, इंडिया में ही नहीं था। तो ये तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अपना टिकट विकेट पेश कर देता है, वहां पे किसी होटल में रहा उसका टिकट दे देता है, मतलब बिल वगैरह दे देता है, तो फिर ये तथ्य क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो फिर विश्वास किया जाएगा कि बी ने ए का मर्डर नहीं किया, वो तो वहां पे था। अब किसी से करवाया हो ये बात अलग है, लेकिन एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ तब कहा जाता है, सुसंगत तब कहा जाता है कि वो उस तथ्य से किसी भी तरीके से संबंधित होता है। आई बात समझ में, तो ये तो होता है सुसंगत तथ्य, ठीक है। और इससे पहले हम क्या देख के आए थे, विवादक तथ्य। कहाँ पे देखा था हमने विवादक तथ्य को, विवादक तथ्य को हमने देखा था जी में, जी विवादक तथ्य है और के जो है वो सुसंगत तथ्य है, ठीक है। आई बात समझ में। और इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो है उपधारणा करेगा, करेगा का मतलब क्या हो जाता है, शैल प्रेज्यूम, जे के एल, एल से क्या आ जाता है, टू एल, एल से आ जाता है शैल प्रेज्यूम। देखिए यहाँ पे भी एल आ रहा है, एक ट्रिक ले सकते हैं याद करने की, और यहाँ पे भी एल आ रहा है, तो शैल प्रिज्यूम क्या बोला जाता है इसके अंतर्गत, जहां कहीं इस अधिनियम में निर्दिष्ट है, इसको तो कर दो आप यहाँ पे बंद। ये बोल रहा है न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, शैल मतलब करेगा ही करेगा, उसको विश्वास करेगा ही करेगा उस बात पर, और वहां ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि जब तक वो नासाबित नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि किसी महिला का रेप होता है, रेप होता है तो ये उपधारणा की जाएगी कि उस जो महिला थी उसने सम्मति नहीं दी थी, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है। तो उपधारणा करेगा इसके अंतर्गत होता है कि न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा ही मानेगा, उस तथ्य के बारे में उपधारणा करेगा जब तक कि कोई अन्य तथ्य देके ये साबित नहीं किया जाता कि वो बात गलत है, मतलब उसको नासाबित नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देखा, सेक्शन 1 और 2। 1 में जनरल बात बोल रखी है, सेकंड में हमको इसमें जनरल बात बोल रखी है और इसमें हमको डेफिनेशन बोल रखी है। डेफिनेशन कितनी दे रखी है, डेफिनेशन हमको दे रखी है टोटल 12 डेफिनेशन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डेफिनेशंस का क्लोज समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो आपको इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।